फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। उसी क्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज की जो प्रश्नोत्तरी है, इसका पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली या फिर वर्धा? कहाँ पर है? वर्धा में है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय। ये प्रश्न पीछे परीक्षा में भी आया हुआ है, नेट 2000 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। इसके अलावा ये केंद्रीय विद्यालय में भी आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा, महाराष्ट्र में है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर? तो किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। कौन सी पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर। प्रेम सागर जो पुस्तक है, जो रचना है, वो किसकी है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की है। लल्लू लाल की यह रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। इसका समय काल है 1810। जो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया था प्रेम सागर में, लल्लू लाल के द्वारा किसमें किया गया था? प्रेम सागर पुस्तक में किया गया था। इसकी रचना काल है 1810। भक्ति सागर, भक्ति सागर जो पुस्तक है चरणदास जी की है। यह रचना किसकी है? चरणदास जी की है। सुख सागर जो रचना है मुंशी सदा सुखलाल की है। किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। काव्य सागर सूरदास जी की रचना है। इसकी रचना है सूरदास जी की। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? प्रेम सागर पुस्तक में किया गया था। कई बार पूछ लिया भी जाता है प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। भक्ति सागर किसकी है? चरणदास जी की है। सुख सागर और प्रेम सागर, इन दोनों रचनाओं में से प्रश्न खूब आते हैं। सुख सागर किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल की। और प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? क्या पूछा गया है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ। तो पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है वो बताया गया है पुष्टि मार्ग में। तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण? तो पुष्टि मार्ग का आधार जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत है पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में हमने पीछे पढ़ भी लिया है, वीडियो में विस्तृत से अध्ययन कर लिया है वल्लभाचार्य, तो इसलिए वल्लभाचार्य पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदि काल का अभिनव जयदेव। नेट में भी आया हुआ है 2006 में। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आदि काल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदत्त, जगनिक। किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति हैं वो आदि काल का अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं। कवि शेखर विद्यापति को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली। कौन सा प्रश्न है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास? कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस किसकी पुस्तक है? तुलसीदास जी की। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं।
अगला प्रश्न है, आवत जावत पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है? सीकरी सो कहा काम, आवत जावत पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये एक संत थे। इस संत को अकबर ने बुलाया था। कहा? फतेहपुर सीकरी उनकी राजधानी थी साम्राज्य की। वहां फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किसको बुलाया था? कुम्मन दास को बुलाया था। किसको बुलाया था? कुम्मन दास को। कुम्मन दास जी को जब अकबर ने बुलाया तो कुम्मन दास जी दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद अकबर ने उन्हें दोहा सुनाने के लिए कहा था। दोहा सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, संतन को सीकरी सो कहा काम, आवत जावत पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आते जाते हुए संपल भी टूटी है और हरि का जो नाम ले रहा था मैं, हरि का जो नाम लेते हैं संत, उसमें भी बाधा आई है। ये किसने कहा था? कुम्मन दास ने कहा था। ये पंक्तियां किसकी हैं? कुम्मन दास की पंक्तियां हैं। एक बार ये भी पूछ लिया जाता है, कुम्मन दास किसके समकालीन थे? किस राजा के समकालीन थे? अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलको अति अंगनी चारू गोराई। देखो, बहुत ही नायिका का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन पंक्तियों में। कवि ने नायिका का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें क्या कहा है कि नायिका का अंगों का जो सौंदर्य है वो इतना ज्यादा है कि कुंदन का रंग अर्थात सोने, सवर्ण का रंग भी, सोने की जो चमक है वो भी उनके अंगों के सौंदर्य अर्थात सुंदरता के आगे क्या है? फीका है। तो ये किस कवि की पंक्तियां और कहां से ली गई है? ये मतिराम ग्रंथावली की पंक्तियां हैं। रचना है मतिराम ग्रंथावली। मतिराम ग्रंथावली। तो मतिराम की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? मतिराम की हैं, जो एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? हिमकिरीटिनी जो रचना है वो मखनलाल चतुर्वेदी, हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोनलाल द्विवेदी। हिमकिरीटिनी जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिसका समय काल है 1943। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। हरिओद जी का जन्म कब हुआ था? 1865 में हुआ था। तो हिमकिरीटिनी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आहे वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्तियां हैं? आहे वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की? कार्नेलिया, देवसेना का जो गीत है, देवसेना के गीत की ये पंक्तियां हैं। आहे वेदना मिली विदाई। देवसेना कौन थी? स्कंदगुप्त की प्रेमिका, स्कंदगुप्त की प्रेमिका थी। और यह जीवन के अंतिम क्षणों में क्या कह रही है? आहे वेदना मिली विदाई। तो नाटक के गीत की पंक्तियां कौन से नाटक? देवसेना का गीत। और कौन सा है? स्कंदगुप्त नाटक। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद, ये जो नाटक दे रखे हैं वो सारे जयशंकर प्रसाद जी के ही हैं। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, और ध्रुव स्वामिनी भी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है। परंतु ये जो देवसेना से संबंधित जो गीत है वो किस में है? स्कंदगुप्त नाटक में है। स्कंदगुप्त नाटक में क्या वर्णन किया गया है? स्कंदगुप्त का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त के शासन के बाद स्कंदगुप्त ने अपना जो शासन संभाला था और उसमें जो संघर्ष किया था, शासन यानी बाह्य आक्रमणकारियों से संघर्ष किया था, हूण का जो आक्रमण हुआ था उनसे जो मुकाबला किया था। इसके अलावा आंतरिक इनके भाई से इनकी जो अनबन थी पृथ्वीराज के साथ, वो जो वर्णन किया था, ये सारा स्कंदगुप्त नाटक में वर्णन है। इसमें है स्कंदगुप्त नाटक में। और स्कंदगुप्त नाटक का समय है 1928।
इसका समय काल क्या है? 1928 है। इसका समय काल क्या है? 1928। तो अहे वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की रचना है? स्कंद गुप्त नाटक के गीत की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किस ने नहीं किया? सारिका पत्रिका का संपादन, तो सारिका पत्रिका का संपादन चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने किया था, मोहन राकेश ने भी किया था, कमलेश्वर ने भी किया था। किसने नहीं किया? राजेंद्र यादव ने नहीं किया। किसने नहीं किया था? राजेंद्र यादव ने नहीं किया। राजेंद्र यादव जी ने तो हंस पत्रिका, कौन सी पत्रिका? हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन करवाया था। पुनः प्रकाशन हंस पत्रिका 1930, प्रेमचंद जी 1930 में प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन किया था, प्रेमचंद जी ने। और हंस पत्रिका को आगे पुनः प्रकाशन किसने करवाया था? राजेंद्र यादव ने करवाया था दिल्ली से 1986 में। किसको? हंस पत्रिका को। तो यहाँ क्या पूछा गया है? सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? तो राजेंद्र यादव ने नहीं किया, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी किया था, मोहन राकेश ने भी किया था और कमलेश्वर ने भी किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। कछुआ धर्म क्या है? निबंध है। किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। अगला प्रश्न, ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की इसमें सरगम किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। ए लड़की इसमें सरगम, ये रचना किसकी है? ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उगर, ऋषभ शरण जैन, इलाचंद्र जोशी। किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उगर की रचना है। चॉकलेट किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उगर जी की। शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा, शकुंतला की अंगूठी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ये जो पत्र दे रखे हैं इनको कालक्रम की दृष्टि से बतलाना है। पहला पत्र दे रखा है मतवाला, तो मतवाला का समय है 1923। मतवाला का जो समय है वो क्या है? 1923। महादेवी वर्मा, मतवाला का संपादन किसने किया था? महादेवी वर्मा ने किया था। महादेवी वर्मा। मतवाला के बाद है कल्पना। कल्पना 1949। कल्पना 1949। कल्पना का समय क्या है? 1949। अरविंदर शर्मा, अरविंदर शर्मा। इसके बाद है सारिका और पहल। पहल का समय 1960। पहल का समय क्या है? 1960। पहल का समय क्या है? 1960। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन। तो पहले क्या आएगा? 1923 मतवाला। मतवाला किसमें है? ए में ही है। और आखिरी 1960 समय 49, 23, 60 ज्ञान रंजन। एक नंबर उतर आ गए। मतवाला, कल्पना, सारिका और पहल कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? एक नंबर ऑप्शन सही होगा ए। प्रश्न नंबर 2,
सॉरी, अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। क्या बतलाना है हमें? कहानियों का सही अनुक्रम बतलाना है। कहानी है यही सच है, रोज, उसने कहा था और कफन। यही सच है, यही सच है मन्नू भंडारी। किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है, मन्नू भंडारी की कहानी है। इसका समय है 1966। इसका समय काल क्या है? 1966 है, 1966 है। इसके बाद उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका समय काल है 1915। कफन 1936 प्रेमचंद, 1936 प्रेमचंद। रोज किसकी है? एग्गे जी की है। रोज किसकी है? एग्गे की। तो सबसे पहले 1915 उसने कहा था, 15 के बाद 36, 3 नंबर। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कफन प्रेमचंद की है। रोज एग्गे की है। यही सच है, यही सच है मन्नू भंडारी की। यही सच है किसकी है? मन्नू भंडारी की है। रोज एग्गे की कहानी है। कफन प्रेमचंद की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों का क्या पूछा गया है? अनुक्रम पूछा गया है। पहला नाटक दे रखा है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर का जो समय है वो है 1886। संयोगिता स्वयंवर का समय क्या दिया गया है? 1886 दिया गया है। लाला श्रीनिवास दास, इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर, इसका समय क्या है? 1886। हिंदी के जो राष्ट्र कवि हैं उनका जन्म भी 1886 में ही हुआ था। हिंदी के राष्ट्र कवि का जन्म कब हुआ था? 1886 में। तभी संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना हुई थी। संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना हुई थी और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक है, उसका समय है 1928। चंद्रगुप्त का समय क्या है? 1928। और जयशंकर प्रसाद, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली का समय है 1934। 1934। सिंदूर की होली का समय क्या है? 1934। इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली 1934, चंद्रगुप्त 1928, संयोगिता स्वयंवर 1886। इसके बाद क्या दे दिया? कोणार्क। कोणार्क का समय है 1951, जगदीश चंद्र माथुर। 1951 जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अब हमें कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, तो पहले क्या आएगा? 1886 आएगा, तो इसी में दे रखा है 1 नंबर में संयुक्ता स्वयंवर। उसके बाद 1928 आएगा। उसके बाद 1934 सिंदूर की होली, कोणार्क 1951। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अभी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 नंबर। तो संयोगिता स्वयंवर का समय 1886। इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त 1928 और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को राजभाषा, बहुत ही सरल प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है।
343, भाग 17 भारतीय संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका वर्णन है? हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1943 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। यह किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343 में किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को किया गया। 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान के किस भाग में? अनुच्छेद भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 है। और अनुसूची 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1255 में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1255 में। विद्यापति का जन्म 1368। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1368। रैदास 1398 और गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469। तो अमीर खुसरो 1255। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1255। विद्यापति का 1368, रैदास का 1398, 1469। 55, 68, 98, 69, यही कालक्रम हो गया। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब पहला क्या लिख रखा है? चिदम्बरा कृति को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा कृति को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में चिदम्बरा कृति वो किसकी है? पंत जी की है। सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और चिदम्बरा का जो समय काल है वो है 1959। चिदम्बरा का जो समय है वो क्या है? 1959 है। यह रचना 1959 में सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी और इसको 1968 में जाकर के क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला। किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा रचना के लिए मिला। कब मिला? 1968 में मिला। कब मिला था? 1968 में। उर्वशी रचना किसकी है? उर्वशी रचना है दिनकर जी की। उर्वशी रचना किसकी है? दिनकर की है। और उर्वशी 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में। उर्वशी रचना किसकी है? दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। और रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। कौन सी रचना के लिए मिला? उर्वशी रचना के लिए मिला। और उर्वशी रचना का जो समय काल है वो है 1961। उर्वशी रचना का जो समय काल है वो क्या है? 1961 में लिखी गई थी उर्वशी। उर्वशी कब लिखी गई थी? 1961 में। और इसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को कब मिला? 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में। कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार ऐज्ञे की रचना है? किसकी रचना है? ऐज्ञे की रचना है। और 1978 में, कब? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1978 में मिला था। ऐज्ञे को कौन सी रचना के लिए मिला? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? और कितनी नावों में कितनी बार का जो समय काल है वो है 1967। इसका समय काल 1967 है। कितनी नावों में कितनी बार रचना का समय काल क्या है? 1967। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1978 में मिला ऐज्ञे को। यामा महादेव वर्मा की रचना है।
महादेवी वर्मा, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला था 1982 में। कब मिला था? 1982 में। और यामा का जो समय काल है वो है 1940। यामा का जो समय है वो क्या है? 1940 है। और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में। अब हमें कालक्रम के अनुसार बताना है। 1968 चिदम्बरा, ठीक है। उर्वशी 72, 68 के बाद 72 आएगा, ठीक है। कितने नामों में कितनी बार? 78 और 1982। एक नंबर ऑप्शन सही होगा भाई, एक नंबर ऑप्शन है सही होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के लिए किसको मिला था और कब मिला था, इसमें समय भी है और रचना का नाम भी है और कवियों का नाम भी है। चिदम्बरा के लिए किसको मिला, उर्वशी के लिए किसको मिला, कितने नामों में कितनी बार किसको मिला, और यामा पर किसको मिला और कब मिला, और इस रचनाओं का समय काल क्या है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आज की प्रश्नोत्तरी थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।